जमा करा रहा है। प्राइवेट स्कूल 10% बच्चे फ्रीशिप में पढ़ा रहा है, जो हमारा काम नहीं है। प्राइवेट स्कूल वो वर्ड यूज करते हैं माफिया। तो 25% बच्चा फ्री पढ़ेगा, लेकिन स्टेट विल पे देयर चार्जेस, देयर कॉस्ट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, और वो प्राइवेट स्कूल को दिया जाएगा। तो बच्चे की नजर में ना उस पेरेंट की इज्जत रहेगी फ्यूचर में, ना उस टीचर की। For every question, a path to find. The educational guide for your mind. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशनल गाइड पे आप सब लोग को फिर दोबारा वेलकम करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। आज हम लोगों ने थोड़ा सा डिसाइड ये किया है कि हम अपनी इस कन्वर्सेशन को थोड़ा सा कैजुअल लेकिन डिटेल्ड रखेंगे, ताकि बहुत सारे इश्यूज़ को हम इस पे कवर करने की कोशिश करें। तो ये जो हमारा आज का पॉडकास्ट है, ये थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो, एट टाइम्स आपको ऐसा फील हो रहा हो कि जी जो है हम ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जी हम अगर ऑफ द ट्रैक भी गए तो उसको हम रिलेट करें जो कि स्कूल्स को एक्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, और इवेंचुअली जब अगर किसी भी स्कूल को यानी तालीमी इदारे को प्रॉब्लम आती है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पेरेंट्स और बच्चों पे जाता है। तो हम इस तरह के बहुत सारे हमारे पास सवाल जमा हुए थे, तो हमने कहा चले आज इसको एक डिटेल्ड लेंदी जो है हम इसको एक पॉडकास्ट कर लें। हमारे साथ आज मौजूद है शिराज अकरम, रिनाउंड एजुकेशनिस्ट, दी एजुकेशनल सर्विसेज के प्रेसिडेंट हैं। पिछले 3 दिहाइयों से स्कूलों से इनका वाबस्ता है, और मुख्तलिफ आपको जो है वो टॉपिक्स के ऊपर अपनी जो है ये राय पेश करते हुए नजर आते हैं। शिराज भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? शिराज भाई, हमने जब पिछला पॉडकास्ट रिलीज किया तो उस पर कुछ चंद सवालात नीचे आए, और वो ये बोलते हैं कि जी स्कूल आजकल खासतौर पे प्राइवेट स्कूल्स इतने महंगे क्यों हो गए हैं? एजुकेशन जो है वो आम आदमी के हाथ से निकलती जा रही है, नॉन अफोर्डेबिलिटी हो गई है। बच्चे आउट ऑफ स्कूल पहले ही 2.5 करोड़, 3 करोड़ का फिगर आता है, ठीक है जी। एट टाइम्स इट इज़ अबव 3 करोड़। और अगर इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन अगर महंगी होती गई और गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतने मौजूद नहीं है, तो ये बच्चे बाहर होते जाएंगे, तो नंबर बढ़ता जाएगा। क्या आपके जहन में आता है कि जी ये तालीम महंगी क्यों हो रही है? देखिए ज़ुबैर साहब, ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का कि जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस तरफ तवज्जो नहीं है किसी की। अगर एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सक रही, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं चलें। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इसका बोझ उठा रहे हैं, लेकिन उनको स्कूल रन करने के लिए आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने टैक्सेस उन पे लागू कर दिए गए हैं कि एक स्कूल रन करने के लिए मतलब 400-500 तो हर बच्चे की फीस में आप टैक्सेस की मद में अलग कर लें। आप प्रोपोर्शन कहना चाह रहे हैं, यानी कि उसकी ऑब्वियसली मंथली में ये ऐड कर ले हर बच्चे की, ताकि वो आप साल के आखिर में टैक्सेस पे कर सकें। आप कह रहे हैं जो लोअर टियर या लोअर मिडिल स्कूल्स हैं जहाँ पे फीस 2, 2.5, 3 हज़ार रुपए, 3,000, 4,000, 5,000। देखें आप इस वक्त काउंट करें उन स्कूल्स को जो गवर्नमेंट लेवल की फीस से कम पे चल रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है, अब पिछले साल तकरीबन गवर्नमेंट ने दिया था कि हम हर बच्चे पे एक महीने में 8 से 8,500 रुपए पर मंथ एक्सपेंस करते हैं, मतलब खर्चा होता है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, जिनके कोई टैक्सेस नहीं है, लैंड फ्री है, सब कुछ मतलब मेंटेनेंस उनको गवर्नमेंट से मिल रही है, फिर भी 8 साढ़े 8,000 यूनिफॉर्म हर चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि 8,000 से ज्यादा गवर्नमेंट देती है कि हमारा खर्च हो रहा है, पर बच्चा खर्च हो रहा है। तो उससे नीचे तो जो प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं, मेरी नजर में तो वो फिर फीस अभी लेला पढ़ा रहा है। आपको तो अंदाजा नहीं है, गवर्नमेंट ने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फैसिलिटेट करें इन स्कूल्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। यहाँ अलमिया ये कि एक नहीं मुख्तलिफ किस्म के। फिर आता हूँ मैं सरदार शाह साहब वाले बयान पे कि एजुकेशन को डिफाइन ही नहीं किया गया, ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं आपको एक अलमिया बताऊं, एक इदारा आता है, वो कहता है कि जी आप एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, आपने इसका प्रॉपर्टी टैक्स साल का इस घर का आता है
25,000, 30,000, 40,000 जो भी है, लेकिन अब आपने इसमें स्कूल खोल दिया, ये कमर्शियल हो गया, इसका प्रॉपर्टी टैक्स 6 लाख 8 लाख सालाना। एजुकेशन कमर्शियल कहां से हो गई? किसने एजुकेशन को कमर्शियल करार दिया है? आप उस पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, सुई गैस यूज कर रहे हैं, इवन के वाटर पानी वो तक कमर्शियल पे चार्ज हो रहा है। आपके रेट्स कहां चले जाते हैं? फिर आप आ जाए एडिशनल टैक्सेस पे। कौन सा ऐसा टैक्स नहीं है जो स्कूल पे नहीं है? लेबर वाले आते हैं, वो कहते हैं कि जी ये लेबर टैक्स पे करें। सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट, ये आपके लेबर लॉज है, ठीक है ना। वो आते कहते हैं नहीं टीचर लेबर में आता है। हालांकि इस पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का एक टीवी को स्टेटमेंट दिया था, उसकी मैंने वीडियो दिखाई लेबर इंस्पेक्टर को, ये देखो वो कह रहे हैं कि आप टीचर को इसमें काउंट नहीं कर सकते, टीचर लेबर के जुमरे में नहीं आता। वो कहते हैं ऐसा करो, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से बोलो आके हमारे साथ से मिलिए। अच्छा शिराज भाई, आपने ये वीडियो मुझे शेयर की थी, मैं अपने व्यूअर्स को ही बता दूं, हम अभी ये वीडियो साइड बाय साइड हमारे पॉडकास्ट पर रन हो जाएगी, इसको हम आपको दिखाएंगे कि जी सरदार शाह साहब ने टीचर्स के बारे में क्या कहा था कि सेसी हम पे लागू नहीं होता है। शाह साहब, एक प्राइवेट स्कूलों के हवाले से ये बात बड़ी सामने आ रही है कि जो CCA के दायरा है, सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, वो जो है उनको लेटर भेज रहा है कि अपने असातिज़ा को अपने पर रजिस्टर कराएं। तो एक तरफ सरकारी स्कूल में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं वो असातिज़ा हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो असातिज़ा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल वो असातिज़ा हैं। ये पहले भी इशू आया था मिनिमम वेज वाला कि मिनिमम वेज मुकर की जाए, वो लेबर डिपार्टमेंट कर रहा था। फिर मैंने उस वक्त सईद गनी साहब थे लेबर मिनिस्टर, मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा ये लेबर नहीं है टीचर प्राइवेट स्कूल्स में, इसको आप नहीं डील कर सकते, वो हमारे पास कानून बना हुआ है, इसको हम ही डील करेंगे। तो ये कुछ जो भी जहाँ पे मसाइल इस तरह के आते हैं डिपार्टमेंटल के हवाले से, हम उसको कानून की रोशनी में हल कर देंगे। प्राइवेट स्कूल्स 40 लाख बच्चों का बोझ उठाया हुआ है उन्होंने। अब जिनके पास पैसा है वो खुशी से दे रहा है, कोई जबरन तो नहीं है, कि फोर्सेबल तो नहीं कर रहे ना हम, तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अब उनको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम 10% स्कॉलरशिप गरीब बच्चों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। काफ़ी स्कूल्स ने अमल किया है, काफ़ी ने नहीं किया। उनके मसाइल हैं वो भी मैं प्राइवेट स्कूल्स के हल कर रहा हूँ, और जो पेरेंट्स के मसाइल हैं जो उनकी जेब पे आए दिन बोझ पड़ता जा रहा है, उसको भी हल करने के लिए हम कर रहे हैं और बेहतर बनाएंगे इसको। अब आपकी जितनी यूटिलिटीज़ हैं वो कमर्शियल बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक इदारा आता है कि जी आप ट्रेड लाइसेंस बनवाएं। भाई स्कूल ट्रेड के ज़मरे में नहीं आता, ट्रेड की डेफिनेशन तो पढ़ें आप कोई कमोडिटी, कोई चीज दे के, पेपर दे रहे हैं, माइक दे रहे हैं, ये बेच के आप पैसा ले रहे हैं, दैट इज ट्रेड, गिव एंड टेक। ये तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, ये ट्रेड के ज़मरे में आता ही नहीं। लेकिन जबरदस्ती प्रेशराइज किया जाता है, सील कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस पे स्कूल प्रिंसिपल्स पे FIR तक कटी। उसके बाद हम गए कोर्ट, ये कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, ठीक है ना, कि ट्रेड के ज़मरे में नहीं आता, आप स्कूल फीस पे ट्रेड चार्ज नहीं कर सकते। और ये ऑर्डर भी पास हुए तकरीबन 3 साल हो गए, लेकिन परसों भी मेरे पास स्कूल वालों के फ़ोन आ रहे हैं, सर वो ट्रेड वाले आके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ट्रेड लाइसेंस के पैसे भर दें। अब यहाँ पे मैं आपको चालान दिखाऊं ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस का, जौहर में आए कुछ स्कूलों के पास लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये हर साल का, हर साल आपने रिन्यू कराना, ट्रेड के ज़मरे में आ गया। वहाँ से आपके यूटिलिटीज सारी कमर्शियल में जा रही हैं। लेबर वाले कहते हैं नहीं टीचर, हर टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी कहती है कि आप हमारे अंडर आते हो, आपकी कोई भी, आप स्पेसिफिकली आपको वेरीफाई नहीं किया गया कि आप ट्रेड में हो, आप बिजनेस में हो, आप सर्विसेज में हो, आप किस चीज़ में हो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन के खाते में आ ही नहीं रही है। हालांकि कानून भी पास हुए में है, कोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट्स आके मुख्तलिफ स्कूल से टैक्सेस कलेक्ट कर रहे होते हैं, देखिए डिमांड कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फीस के केस में हम गए थे सुप्रीम कोर्ट तक। अच्छा ये एक अलग मैटर, अब ये जब ये सारे केसेस हम कर रहे होते हैं, ये ट्रेड लाइसेंस का है, ये फीस का है, कोर्ट हम जा रहे होते, केसेस लड़ रहे होते हैं ना, तो भाई उसके लिए ना हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वैसे ही वकील हायर करना पड़ता है। वकील के चार्जेस भी हमें ही पे करने पड़ते हैं, कहाँ से लाएंगे? एक एक वकील, अच्छा वकील करने चले जाए तो वो 50 लाख 1 करोड़ हम लोग ऑब्वियसली कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर वो चंदे जमा होते हैं एसोसिएशंस के बिहाफ पे, जैसे तैसे करके हमने ये केसेस लड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद इन केसेस के ऑर्डर्स को, मतलब एक ट्रेड लाइसेंस वाला उसको ऑर्डर को मानता नहीं है, कोर्ट ऑर्डर को, ठीक है,
फीस के केस में हम गए थे, ये हमारा फीस का केस है, इसमें हमने सारे टैक्सेस लिख के दिए थे। अच्छा, ये शराज साहब जरा ये बताइए, ये किस ईयर में आप गए थे और कौन सी कोर्ट में गए थे आप, जो फीस का मैटर आप बता रहे 2018 सुप्रीम कोर्ट जब ये अपील गई थी, पहले तो ये चल रहा था बहुत पहले से, 2018 में इसकी अपील गई थी सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे जो, क्योंकि पहले तो ये पिछले 10 साल से चल रहा था मैटर, लेकिन फाइनल डिसीजन वहीं से आया। तो 2018 में हमने ये दिया था कि मुख्तलिफ किस्म के ये 16-17 टैक्सेस हमें, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, इनकम टैक्स, लेबर टैक्स, कमर्शियल बिल्डिंग टैक्स, कमर्शियल ऑब्वियसली बिजली आपका जब आता है तो उस पर इनकम टैक्स कटता है, जी, ठीक है ना, फिर फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, बहुत सारी चीजें हैं। फिर 4-5 हमारे मुख्तलिफ एक्सपेंस तो भी इसमें आ ही नहीं रहे, अभी तो हम बाकी टैक्सेस पे कर रहे हैं। आप अगर आओगे तो स्कूल के एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, पेपर आपने टैक्स लगा के इतना महंगा कर दिया है, घर में 2 बच्चे हो ना, टूट फूट होती है, खराब होती है, 2 साल 3 साल बाद पेंट कराना पड़ता है, 10 चीजें बनवानी पड़ती हैं। यहाँ तो 2-2, 400 बच्चे हैं। अब आप एक इमेजिन करेंगे ना कि एक 500 गज का घर है, अब मैं आपको बात बताऊं, ग्राउंड +1 है, 500 गज के घर पे आपने चारों तरफ गली छोड़ी हुई है, बीच में कॉरिडोर छोड़ा हुआ है, वॉशरूम्स बने हुए हैं, ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, सब कुछ है, उसमें आप मुश्किल से 400 बच्चा बिठा सकते हैं, ठीक है जी, ऐसा ही है। अब 400 बच्चा आप बिठा सकते हैं 500 गज के घर पे, और साल के आखिर में आपके पास आ रहा है कि जी आपका सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये 8.5 लाख रुपए, ये 9 लाख रुपए हर साल आप सिर्फ प्रॉपर्टी की मद में जमा कराएं, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में। रीजन, स्कूल है ना, कमर्शियल है, आप आज तक इसको वेरीफाई नहीं कर सके कौन सी कैटेगरी में आता है, आप स्कूल को का टैक्स कमर्शियल कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं? अच्छा शराज साहब, ये जो कमर्शियल टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अटेंड की और कुछ ऑर्डर्स भी मेरे हाथ ऐसे आए जिनको मैंने पढ़ा, जहाँ पे मैंने ये नोट किया कि मुख्तलिफ जजेस इस पे ये अपना ओपिनियन देते रहे हैं इन देयर नरेशंस कि एजुकेशन इज़ नॉट कमर्शियल। देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा फीस के केस में यही हुआ था, एक बड़े स्कूल ने वहाँ पे ये कहा कि हम तो SECP में रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, SECP के चेयरमैन को बुला लिया गया कि तुमने इनको रजिस्टर्ड कैसे कर लिया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, मेरे पास केस की कॉपी पड़ी हुई है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का केस है, और एक बहुत बड़ा स्कूल 2500 गज के प्लॉट पे खुला, वहाँ एक वकील साहब रहते थे, उन्होंने केस कर दिया कि भाई ये 2500 गज का जो प्लॉट है, इस पे जो बिल्डिंग बनी है ये कमर्शियल प्लॉट है, कमर्शियल बिल्डिंग है, इसमें स्कूल नहीं चल सकता, एजुकेशन कमर्शियल के ज़मरे में नहीं आती। उस पर बहुत सारे मैटर्स है, बहुत कुछ है, आखिर में वो स्कूल बंद हुआ। केस की कॉपी चाहिए, पूरी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास मौजूद है। बात ये कि हमारी ये चीज़ें, हमारे ये इश्यूज, प्रॉब्लम्स डायरेक्टरेट तक हम भेज देते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, वो वहाँ पे कुछ पपेट एसोसिएशंस को बिठा के बयान दिलवा दिए जाते हैं, आप ये तो चेक कर लो कौन सी एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है, लीगल है, नहीं है। एक आदमी उठता है, अपना नाम मेरी 2 दोस्त को लिया, ये मेरी एसोसिएशन हो गई, भाई वो लीगल है नहीं है, रजिस्टर्ड है नहीं है, पहले ये तो वेरीफाई करें, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे कि किस डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार सोसाइटी से रजिस्टर्ड आपने कराई है, तो डॉक्यूमेंट दे जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है एज अ चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, जो भी आप उसमें हैं भी, कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं है। ऑन अ लाइटर नोट, मैंने तो सुना है कि कराची शहर में सिर्फ 50 से ऊपर एसोसिएशन काम कर रही है। नहीं सर, 50 से ऊपर नहीं है, तकरीबन 80 से 85 एसोसिएशंस के नाम मेरे पास मौजूद है। यानी ये पिछले 5-6 साल में जिस तरह एक स्कूल्स के ऊपर एक टैग आता है कि जी ये तो मशरूम ग्रोथ की तरह जो है वो बढ़ते जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल, इस तरीके से एसोसिएशंस भी ग्रो कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन उनमें से आप अगर प्रॉपरली मांगेंगे तो उन सारे चेयरमैन से बोलिए कि अपने रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन की ज़रा डॉक्यूमेंट्स तो जमा कराएं, तो मुश्किल से आपको 3, 4, 5 ही मिलेंगे जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन से, जो लीगल है, बाकी सब इलीगल है। अच्छा शराज साहब, एक चीज़ ये बताइए, अभी हम क्योंकि इसी मैटर को डिस्कस करें कि ये एजुकेशन जो महंगी होती जा रही है, आपने एक फैक्टर बताया पहले कि जी टैक्सेस जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पेरेंट्स पे जा रहा होता है। जाहिर बात है, इतने टैक्सेस जब स्कूल पे लगेंगे, लाखों की तादाद में आपने बता दी है कि जी 8 लाख तो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, और लेबर लॉज है, तो ये है वो है एवरी ईयर। तो अगर ये उसको आप डिवाइड करते हैं तो आपने जैसे फिगर दी थी कि 500-600 रुपए ऐड ऑन हो जाते हैं पर स्टूडेंट।
जाहिर बात है जो आदमी स्कूल चला पर रहा है मंथ, हर महीने। पर मंथ पर बच्चा जो है वो हो रहा है, अब वो एक्यूमुलेट करके एक अच्छी रकम बन जाती है। तो पेरेंट्स का यहाँ पे क्या किरदार होना चाहिए कि जी वो डिमांड ये करें कि स्कूल से ना लड़े कि आप हर साल फीस क्यों इंक्रीज कर देते हैं। उनका ये नहीं डिमांड होना चाहिए कि पेरेंट और स्कूल मिल के डायरेक्टरेट पे या किसी ऐसे फोरम पे जमा हो जाए जहां वो बोले स्कूल को टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि हमारे बच्चों की तालीम सस्ती हो जाए और हम आसानी से वाइट कॉलर पेशे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को इज्जत की से तालीम जो है ना बच्चों को दिलवा सके। तो आप इसमें पेरेंट्स का क्या किरदार, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए जुबैर साहब, ये सारा जब तक यहाँ ना डिवाइडेड रूल चल रहा है, आजकल आप नोट कर रहे होंगे आए दिन स्कूल वालों के और पेरेंट्स के झगड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, पेरेंट्स वहाँ जाते हैं कंप्लेन करने, उन्हें कुछ और कहा जाता है, स्कूल वाले को कुछ और कहा जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बीच में खर्चे ले लेके अपना मैं ये करा देता हूँ, मैं वो करा देता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, खैर वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसको देखिए, अगर कोई स्कूल यहाँ पे स्कूल 50,000 60,000 भी फीस ले रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये पूछें कि फीस क्या अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं? नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है कि इसकी इतनी आप इतनी फीस ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। अगर वो उनको अप्रूवल दे रहे हैं तो वो उनके पास ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है, वो देखता है कि भाई ये इनका ग्राउंड है, इनके पास लाइब्रेरीज हैं, ये लैब्स अच्छे हैं, जो भी है, तो इनका एक्सपेंस इतना बनता है। ठीक है ना। स्कूल यहाँ टीचर्स भी जी, स्कूल यहाँ 10,000 15,000 20,000 सैलरी भी दे रहे हैं और स्कूल यहाँ 1.5 लाख भी सैलरी दे रहे हैं, फीसेस के हिसाब से है ना। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हें अप्रूवल देता है। मैं खैर इस चीज़ के फेवर में भी नहीं हूँ कि ये 60,000 70,000 80,000 स्कूलों की फीस होनी चाहिए, वो अब एक अलग मैटर है। लेकिन जो छोटे स्कूल हैं, अब 2018 में यही चीज़ जब फीस के केस में थी, हमने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस की, तो आपको याद होगा कि एक ऑर्डर आया था कि जो भी फीसेस ज़्यादा ले रहे थे उनका एक ऑर्डर आया था कि या तो पैसे रिफंड करें या 1 महीने की फीस एडजस्ट करें। मुझे याद है कि लेकिन कैटेगराइजेशन ऑफ स्कूल का एक टर्म इस्तेमाल हुआ था 5,000 से अबव एंड बिलो, बिल्कुल इस तरीके से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिलो 5,000 तो इनको तो छोड़ दो, ये तो फीस अभी ही काम कर रहे हैं, इनका तो खर्चे ही नहीं पूरे होते होंगे, इन पे ये लागू नहीं होगा, इससे ऊपर जो फीसेस ले रहे हैं उन पे लागू होगा। लेकिन लेट्स से अभी हम एक ओवरऑल स्कूल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, अभी हम कैटेगराइजेशन वाली बात नहीं करते। जो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं स्कूल, जाहिर बात है वो कुछ ऐसी फैसिलिटी दे रहे होंगे क्योंकि टीचर्स, उनकी फैसिलिटेशन सेंटर्स होंगे उनके पास, ई लाइब्रेरीज होंगी, ग्राउंड्स होंगे, अदर एक्टिविटीज होंगी। लेकिन वो मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है, कराची के 5% ऐसे स्कूल, ठीक है ना, वो 95% जो स्कूल्स है ना, देखें आप उसको भी देखें ना, 1,500 2,000 2,200 2,500। मेरा सवाल ही यही था कि जी पेरेंट्स की अपनी चॉइस है ना कि जी वो जिस स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला करवाए, उनकी अर्निंग के हिसाब से, उनकी इनकम के हिसाब से वो जिधर जाना चाहे, वो जिस स्कूल में करवाना चाहे। जाहिर बात है कोई स्कूल वाला किसी भी पेरेंट्स को बाय फोर्स तो अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवाता ना कि जी उसके घर पे खड़ा हो गया, उसको हैरेस करा, नहीं मेरे स्कूल में ही पढ़ाओ, ऐसा तो स्कूल वाला नहीं करता। इट इज़ अ चॉइस ऑफ एंटायरली बाय पेरेंट्स कि अपने बच्चे को जहाँ भी वो अपनी इनकम के हिसाब से वो दाखिला करवाना चाहे। लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल ये है कि जी पेरेंट्स स्कूल वालों के साथ मिलकर के इन डिपार्टमेंट जो कि रिलेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जो फोरम है, वहां जाके ये दोनों यूनाइट होकर ये क्यों नहीं बोलते कि आप टैक्सेस को खत्म कर दें ताकि मेरे बच्चे की फीस अगले साल उस तनासुब से ना बढ़े जो हर साल बढ़ती जा रही है। देखिए ये तो एक मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा था, एक अलमिया है यहाँ, हमें थोड़ा सा हालात की वजह से और हम सब बेसब्रे हो गए हैं और थोड़ा सा क्या कहें गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, हमारी स्कूल वाले और पेरेंट्स आपस में ही लड़ते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए, ये उस वक्त हो सकता है जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने जा रहे हैं ना, उससे उसका मंशूर पूछें कि एजुकेशन पे आपका मंशूर क्या है। यहाँ ये हालात हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का ना लॉयर विंग भी होगा, कल्चरल विंग भी होगा, एजुकेशनल विंग नहीं है, उस पर तो कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता। अभी 2000 लेबर विंग होगा, हर तरह का होगा, एजुकेशन का कोई भाई आप स्पोर्ट्स विंग होता है उनका बकायदा, सब कुछ होता है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड उनसे पूछें आपका मैनिफेस्टो क्या है, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में आप क्या करेंगे, क्या देंगे हमें,
और उसके बाद जब वो आ जाएं आप उनको पकड़ें कि भाई ये आपने वादा किया था, इसको इम्प्लीमेंट करके दे हमें, ठीक है ना। अब तो ये मजीद बढ़ रहा है। आप देखिए कि नए कानून के तहत एक उन्होंने उस पर भी लॉक लगा दिए कि इतनी फीस तक। पॉइंट ऑफ सेल्स टैक्स भी स्कूल पे लागू होगा अब, बिल्कुल। ठीक है ना। इस साल से नया एक टैक्स ऐड हो गया आप है, तो मजीद टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, एक टैक्स और इंक्रीज हो गया है। अब तालीम देना, टीचर सर्विस दे रहा है, वो सेल्स टैक्स में कैसे आ गया? कानून पास हो गई, यहाँ कोई नहीं पूछ सकता। हालांकि अब स्कूल्स पे आप डाले जाए प्राइवेट स्कूल को, एक पेरेंट्स का ना माइंडसेट बना दी, ये प्राइवेट स्कूल, वो वर्ड यूज करते हैं माफिया। भाई आप एक चीज याद रखिए, बच्चे के सामने पेरेंट और टीचर आपस में अगर कोई मिसबिहेव करता है ना, तो बच्चे की नज़र में ना उस पेरेंट की इज्जत रहेगी फ्यूचर में, ना उस टीचर की। अल्लाह ताला ने वालिदैन का दर्जा दिया है, तो वो पहले टीचर से शुरू करेगा, उसका स्टेप आ गया वालिदैन को के साथ बदतमीजी करने का, आगे जाके वो अपने वालिदैन से भी बदतमीजी करेगा। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, इतने टैक्सेस लगा रहे हैं, ऊपर से हर स्कूल हर साल डाटा जमा करा रहा है। प्राइवेट स्कूल 10% बच्चे फ्रीशिप में पढ़ा रहा है, जो हमारा काम नहीं है। अगर 500 गज का प्लॉट है, उसमें 400 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 40 बच्चे टोटल फ्री पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे तो आपको पता है सिबलिंग कंसेशन एंड डिस्काउंट वो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप खुद ये देखिए अब कितने % बच्चे रह गए, उनमें से हम कितनी फीसेस ले लें उनसे, उसको हम कैसे, इतने टैक्सेस, फिर आती हैं हमारे एक्सपेंसेस, हमारी सैलरीज, डैमेजेस, रोज स्कूल में कुछ ना कुछ ये खराब हो गया, वो टूट गया, ये हो गया, बिल्स, हमारी यूटिलिटीज कमर्शियल पे इतना ज्यादा एक्सपेंसेस है। आप इस एक्सपेंसेस को कम नहीं करेंगे तो मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ। मतलब मैं हसन स्क्वायर के ये स्टेडियम के बैक साइड की आपको बात बताऊं, इस साल कई पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया, इस साल सिर्फ उस एक एरिया में 3 बड़े स्कूल बंद हुए हैं। स्कूल्स बंद होना शुरू हो जाएंगे, और जब ये स्कूल घरों के करीब नहीं मिलेंगे, पेट्रोल कितना महंगा है आप लोगों को पता है, दूर आप किसी स्कूल छोड़ने जाएंगे तो आपको वो एक्सपेंस पड़ जाएगा। आप गवर्नमेंट स्कूल नहीं है हर जगह में, आप मुझे पूरे गुलिस्तान जौहर में गवर्नमेंट स्कूल दिखाएं जो मैट्रिक तक हो, ठीक है ना। गुलिस्तान जौहर बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है, उसमें प्राइमरी स्कूल एक मैंने इधर देखा है, दूसरा स्टेडियम के पास देखा है कि 2 या 3 वो भी 5th तक है, मैट्रिक तक है ही नहीं। ये तो गवर्नमेंट का खुद कानून में लिखा हुआ है, एजुकेशन एक्ट के अंदर होता है कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चे जिसने हासिल करना है वो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उसका स्कूल होना चाहिए। बिल्कुल, विद इन 1 किलोमीटर। स्टेडियम तो गुलिस्तान जौहर से 4-5-6 किलोमीटर दूर है। तो ये सारी चीजें मतलब इतना ज्यादा विद इन 1 किलोमीटर है ही नहीं। अच्छा, अब उनको अगर आप टैक्सेस कम नहीं करेंगे, ये स्कूल बंद होना शुरू, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर ये महंगे स्कूल में कराएंगे पेरेंट्स, ऑब्वियस बात है, बर्डन उन पे और पड़ेगा। ये जो छोटी फीसेस वाले हैं, जिनको जैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था भाई ऐसी इनको आप थोड़ा रिलैक्सेशन दें। 10% हम अगर फ्री पढ़ा रहे हैं, अगर हम इसको भी चैलेंज करने चले जाए ना, आइन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, हम इसको भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई अच्छी बात है, तालीम आम हो रही, चलो कोई मुस्तहिक बच्चा अगर 4 बच्चा बैठ के पढ़ता है, सोशल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे जाके मुल्क के हालात बेहतर होंगे ना। अच्छा, अभी हम जो ये डिस्कस कर रहे थे कि जी ये 10% फ्री शिप है, इस पर मुझे एक आर्टिकल याद आया, क्योंकि आजकल आपको पता है हर थोड़े दिन पे एक फॉर्म आ जाता है कि जी 10% फ्री शिप भर के जमा करवाएं, जो कि डिपार्टमेंट हमसे मांगता है। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा रिगार्डिंग इंडिया में। यहाँ तो हम 10% का इशू है ना, स्कूल वालों पे एक प्रेशर आता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज करें और जल्दी सबमिट करें। इंडिया में दैट फिगर इज अबाउट 25%, यानी वहाँ 25% फ्री बच्चा पढ़ेगा। अब यहाँ एक कैच है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बाय फ्री इट मीन्स कि उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, स्टेट मतलब हुकूमत, रियासत, फ्रॉम एज 5 to 16। इन इंडिया इट इज फ्रॉम 5 to 15, 10-11 साल, यहाँ 11 साल वहाँ 10 साल है। जो फ्री टर्म है, जो कैच है, वो प्राइवेट स्कूल के ऊपर फोर्स करते हैं टू मेक श्योर कि आपके स्कूल में 25 बच्चा फ्री पढ़ेगा।
वो फ्री की जो फीस है, जो उसके चार्जेस हैं, वो स्टेट उस स्कूल को हर महीने की पहली तारीख को उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है और डिपार्टमेंट से ही उस इलाके के स्कूल में लिस्ट जाती है कि इतने बच्चे इन क्लासेस में आपके पास फ्री पढ़ेंगे। उनकी फिर उसमें उन्होंने एक वो बनाई हुई है, डाइवर्जन बनाई हुई है कि जी 10% इस कैटेगरी के लोग फ्री पढ़ेंगे, 5% ये पढ़ेंगे, 5% ये, और 5% जो है जो कि आर्मी वगैरह में और जो फोर्सेस में जिनके बच्चे जो शहीद हो जाते हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो 25% बच्चा फ्री पढ़ेगा, लेकिन स्टेट विल पे देयर चार्जेस, देयर कॉस्ट विल बी बेयर्ड बाय द गवर्नमेंट और वो प्राइवेट स्कूल को दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जी वो 10% फ्री शिप जो है ना इंटायरली यहाँ के प्राइवेट स्कूल को बर्दाश्त करनी है, ठीक है जी। और उसके अलावा फिर सिबलिंग डिस्काउंट, फिर डिसेबल्ड आजकल आ रहा है कि जी उनको भी आपने देना, माइनॉरिटीज को भी आपने उसमें देना है। प्राइवेट स्कूल यहाँ पे सिंस इट्स इमरजेंस जब से स्टार्ट हुआ है वो स्टेट की हेल्प ही कर रहा है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स का किरदार हटा देंगे तो हमारे स्कूल में तो आप ज़्यादा ही बेहतर जानते हैं तालीम का क्या हाल है। इसका जुबैर साहब, ये कानून जो है 10% फ्री शिप चल रहा है और चलना चाहिए। हमें भी थोड़ा सा एज ए स्कूल ओनर, कुछ बच्चे हैं मुस्तहिक, उन्हें पढ़ाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, वेलफेयर का काम है, वेलफेयर का। जहां तक ये मसला है तो एक डिपार्टमेंट है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, बिल्कुल, जो कि पर बच्चा स्कूलों को पे करता है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्कूल ले लेते हैं, नहीं हम फला इलाके में ही इस स्कूल को ही देंगे, पूरा स्कूल ही अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ, वो गवर्नमेंट की तरफ से हर बच्चे की फीस दे रहे हैं। अब वो क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आ जाते, कॉन्टेक्स्ट भी आ जाते, एक मखसूस स्कूल को दे दिया। अब उस स्कूल में मुस्तहिक बच्चा भी पढ़ रहा है, उस लाजमी थोड़ी पूरा एरिया मुस्तहिक है, उसमें अफोर्डिंग बच्चे भी पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। भाई आप इसको बांट दें, आप पर्टिकुलर स्कूल पे ना रखें, हर स्कूल 10% फ्री शिप दे रहा है। उस आप जाए हर स्कूल में बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं, फीस उसकी एक स्कूल को नहीं मिलेगी। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हर स्कूल जो 10% दे रहा है उसको आप 20% कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें भरे। ऐसे एजुकेशन ऐसा भी हो सकता है शराज साहब के मोस्टली जो स्कूल्स की बिल्डिंग होती है, मोर देन 90% स्कूल्स या मोर देन 95% स्कूल्स आप ये कहें कि वो तो सेकंड शिफ्ट होती ही नहीं है। 2 बजे, 2:15 बजे स्कूल खत्म हो जाता है, तो बिल्डिंग इज एम्प्टी, खाली पड़ी हुई है। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स जो है वो सब वेस्ट जा रहे होते हैं ना। तो अगर जैसा आपने कहा कि जी ये जो बच्चे हैं एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर देने की बजाय आप बच्चे इन स्कूलों में बांट दें, हम प्राइवेट स्कूल्स भी सेकंड शिफ्ट लगा करके अपना किरदार इसमें पे करेंगे। उसमें ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि जी दोपहर की शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट है उसमें ये बच्चे स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है और हम उसमें अपना किरदार किस तरह अदा कर रहे हैं। हम बिल्डिंग के रेंट नहीं ले रहे होंगे, ऑब्वियसली, ठीक है जी। जो आपकी नौकरियों के, जहाँ तक मुझे याद है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 8,000 से ऊपर जैसा आपने अभी बताया पर स्टूडेंट कॉस्ट आती है, लेकिन सिंध एजुकेशन फाउंडेशन पे शायद 2,000-2,500 रुपए की फिगर है जो कि कम होती है। तो आप इन बच्चों को जो कि आउट ऑफ स्कूल कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल्स तक जा ही नहीं पाते कि वो ये एक्सपेंसेस बर्दाश्त ना करें, हम इसको एडवर्टाइज करेंगे, मार्केट करेगा प्राइवेट स्कूल वाला कि जी हाँ हम शाम में पढ़ाने के लिए तैयार है दूसरी शिफ्ट में। आप जो मिनिमम आप जो 2,000-2,500 रुपए दे रहे हैं आप स्कूल को ट्रांसफर करें वो अमाउंट, और हर स्कूल 100 बच्चा, 50 बच्चा, 150 बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाने के लिए तैयार है। इससे आउट ऑफ स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो चिल्ड्रन हैं, वो मैटर भी काफ़ी हद तक अगले 2-3 साल में कवर अप हो जाएगा। लेकिन आप बाय फोर्स, एक वो होता है ना कि जी ये सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट भी हो जाती है कि नहीं आप बताएं 10% कौन कौन है। बिल्कुल ठीक है जी। तो वो देखें, करने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पहली चीज़ है कि आपसे मतलब है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब ये डायरेक्टली कांटेक्ट ग्राउंड लेवल पे आए, ग्रास रूट लेवल पे कांटेक्ट करें जो काम कर रहे हैं स्कूल ओनर्स, ठीक है ना। गिनती के 4 पपेट एसोसिएशन बिठा के उनको जी सर जी सब सही, सब अच्छा, आप हुक्म करें ये कर देते। आपको बेहतरी लानी है तो आप खुद विजिट करें यार, जाएं प्राइवेट स्कूल में। लाजमी थोड़ी आप उसको डांटें, जाके समझाएं ऐसे नहीं ऐसे करो, उससे पूछे मसले क्या है। आप विजिट करके देखिए तो इश्यूज क्या है, मैटर्स क्या है, आपको पता चले कि ये क्या क्या कर सकते हैं, हम इनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूल को यूटिलाइज करो। आप कहते हैं कि वो आईटी को कोर्स करने फला जगह चले जाओ, गवर्नमेंट फ्री में करे, हर स्कूल में आफ्टरनून शिफ्ट भी लगा दें और आईटी कोर्सेज भी लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
सर्टिफिकेशंस वाले बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप नहीं कर सकते, मतलब एक एरिया है, उस बहुत बड़ा एरिया है, उसमें 2 या 3 प्राइवेट स्कूल्स में ये आईटी कोर्सेज का कर दीजिए और सेकंड शिफ्ट का कर दीजिए। छोटा एरिया है उसमें एक स्कूल में कर दे, मतलब एरिया वाइज आप इसको डिवाइड तो करें, आप कुछ कोशिश तो करें, ट्राई तो करें ताकि कुछ चेंज आए। शुड बी अ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, एंटायरली प्राइवेट या एंटायरली पब्लिक नहीं हो। हम हुकूमत का बाजू बनने के लिए तैयार हैं और बने हुए हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन अगर हुकूमत इस तरह की पॉलिसीज बनाएगी, यानी जो टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी, हम लोग बार बार फोकस टैक्सेस पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्कूल वाला हैरेस फील कर रहा होता है। हमें बच्चों को फ्री तालीम देने में इतनी परेशानी नहीं होती जितने ये टैक्सेस जो है ना, ये स्कूल के ऊपर ना ऐसे बर्डन है कि जी वो काफ़ी स्कूलों को एवरी ईयर आप देख रहे होंगे कि जी स्कूल बंद हो जाते हैं। एक साल चलता यही है है, 2 जुबैर साल साहब, चलता है। आप स्कूल की पहले इनकम तो देख लो, वो 1500 रुपए फीस ले रहे हैं, ठीक है, उसके पास 100 या 150 बच्चा है, छोटा 240 गज पे आपको 1000 बच्चा थोड़ी बिठा सकते हैं। नहीं, इम्पॉसिबल। अब वो उसमें से फीसेस देगा, उसमें से सैलरीज देगा, उसमें से बिजली, पानी, गैस, कमर्शियल पे करेगा, उसमें से स्टेशनरी का इतना खर्चा है डेली बेसिस पे, चाहे आप बोर्ड मार्कर यूज कर रहे हो चाहे चौक यूज कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब हर चीज आपको, डस्टर्स चाहिए, ऑफिस में आप पानी का गिलास रखें हर दूसरे दिन टूट जाता है, गायब हो जाता है, प्लास्टिक का भी रखें, बच्चे डैमेजेस आते हैं, ठीक है, आपकी बिल्डिंग है, बल्ब खराब हो रहे हैं, फर्नीचर टूट गया है, पंखा जल गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जी के इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा इशू आता है कि आपको जनरेटर्स और सोलर और ये सब चीजें लगानी पड़ती है। जनरेटर रखना वो एक अलग टॉपिक आ जाता है, क्यों, अब गैस तो देते नहीं है, ठीक है, वो स्कूलों में छापे मार रहे हैं, गैस कटवा रहे हैं, ठीक है, अब आप पेट्रोल पे जब आप या डीजल पे जनरेटर कॉस्ट कहाँ चली गई, वो कौन काउंट करेगा। आप एटलीस्ट कुछ नहीं करें, आप उस स्कूल से बोलें भाई आपकी जो फीसेस आई हैं आप उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट जमा करा दो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, ये लॉस में जा रहे हो क्या, और स्कूल तो बंद ना होना, वो गली के गवर्नमेंट फंड करे ना उसको, मोहल्ले में बच्चे को एक स्कूल मिल रहा है, वो वॉक करता हुआ चला जाता है, पेरेंट्स या अब छोड़ देते हैं, ये वॉक करता हुआ आ जाता है। अब एक मैं आपसे मिसाल पूछता हूँ कि अगर आप यहाँ से, मैं आपको एक राशिद मिनाज रोड से बच्चा जा रहा है, गर्ल्स स्कूल है, खातून पाकिस्तान में, प्राइमरी सेकेंडरी 5th तक, बच्चा वहां तक जाता है तो वैन वाला कहता है 7000 रुपए, बिल्कुल 6000 रुपए महीना, ऐसा ही। वो तो उसको मोहल्ले में 1500 रुपए महीना पे फीस पे स्कूल मिल गया, तो वो बेहतर है या सिर्फ वैन वाले को वो 6000 किलोमीटर 1000 रुपए के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाले ने एक अंदाजा होता है चार्ज करते हैं, 6-7 किलोमीटर 6-7 हजार उनके अपने इश्यूज हैं ऑब्वियसली, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव। आप प्रमोट करें हर मोहल्ले में स्कूल खुले और वो कायम रहे, बंद ना हो। जैसा आपके कानून में लिखा हुआ है कि जी विद इन 1 किलोमीटर रेडियस प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है, तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसको इंश्योर करना चाहिए कि जी अगर कोई स्कूल बंद हो रहा है, जाहिर बात है सबसे बड़ा इशू उसका यही होता है कि वो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा, तो स्कूल बंद होता है। तो जैसे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जैसे वाले प्रोग्राम वहाँ उसको हेल्प आउट करेंगे, बिल्कुल स्कूल चलता रहेगा, तालीम चलेगी तो आउट ऑफ स्कूल बच्चे कम होते रहेंगे, और हम, हाँ ठीक है, हम एजुकेशन के मयार के ऊपर अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के ऊपर बात कर लेंगे, पेरेंट्स के बिहेवियर, स्टूडेंट अपब्रिंगिंग, ये हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट के डिटेल्स होंगे उस एंगल पे। लेकिन अभी हमने प्राइमरी फोकस ये किया हुआ है कि जी स्कूल्स को जो दुश्वारियां आ रही हैं डिपार्टमेंट्स की वजह से, जो कि गवर्नमेंट के अपने इदारे, जो कि विद द स्ट्रोक ऑफ वन पेन एक कानून निकल जाए, चीफ मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मुराद अली शाह साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर सरदार साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस पे आप एक मीटिंग करें और एक सिंगल स्ट्रोक से आप बोल सकते हैं कि जी एजुकेशन इज टैक्स फ्री, एटलीस्ट आप यही कर देना, तो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसी उनके अंदर एक फ्रेश ब्लड आ जाएगा उनके अंदर कि जी वो मजीद काम करना शुरू कर देंगे। देखिए आप सबको ना भी करने तो एटलीस्ट आप इस पे कैप तो लगा सकते हैं फीसेस के हिसाब से कि बिलो 5000 का ये है, अबव 5,000 to 10,000 का ये है, 10,000 to 20,000 का ये है। अगर आप देखें एक बच्चे को, मैं आप बात करते हैं कि 50 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, 60 लाख बच्चा स्कूल से, स्कूल आए कैसे? आपके स्कूल दूर होते हैं, वो कहता है मैं छोड़ने जाऊंगा, लेने जाऊंगा, उसी में मेरा किराया इतना लग जाएगा। गली में जो स्कूल है, मोहल्ले में जो स्कूल है, वो भरा हुआ है, छोटा स्कूल है, 1500-2000, वहाँ दूसरा भी खुल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कि वो एटलीस्ट कम फीस पे बच्चा वॉक करता हुआ जाए,
यू हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन एट डोर स्टेप, वेरी सिंपल। नहीं तो 60 लाख हो, 70 लाख हो, 80 लाख हो, बच्चा स्कूल से बाहर रहेगा ही, बढ़ता सॉर्ट आउट नहीं होगा ये मैटर कभी भी। ये वैल्यू तो बढ़ती जाएगी ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्कूल अगर बंद हो रहा है या एक्सपेंसिव हो रही है अगर एजुकेशन, बिल्कुल, तो ये तो बच्चों के ऊपर ही डायरेक्टली इफेक्ट होगा और इवेंचुअली पेरेंट्स, सफेद पोश पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल लेते हैं। मैंने कितने पेरेंट्स देखे कि बेटियों को मदरसे में दाखिल करवा दिया और घर में अगर एक या दो बेटे हैं तो उसकी तालीम पे फोकस करेंगे, चलो ये पढ़ जाएगा तो मुस्तकबिल में घर का सहारा बन जाएगा। एक्चुअली इस पे भी एक आप पॉडकास्ट कीजिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ बच्चियों को वहाँ करा दिया, या जो बच्चा जी ये पढ़ाई में वीक है तो उसको मदरसे में करा दिया, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये पहले इस पे एक प्रोग्राम कीजिएगा कि इशू क्या है, बच्चा पढ़ क्यों नहीं सक रहा। बिल्कुल, वो एक देयर आर मल्टीपल इश्यूज, हेल्थ ओरिएंटेड भी इसमें इश्यूज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फिर पेरेंटल अपब्रिंगिंग के ऊपर भी इश्यूज होता है। तो ये हम अपने नेट पॉडकास्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा शिराज साहब, एक चीज़ ये बताइए, हम लोग अभी रिसेंटली जो है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एक परेशानी फैली हुई होती है, सेंटर कहाँ होगा, कितना दूर होगा, ठीक है जी, और सेंटर कैसा होगा और फिर सेंटर में जाके क्या होगा। तो इसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि रिसेंटली आपके बेटे ने भी 10th का इम्तिहान दिया है, अभी बोर्ड के पेपर में अपीयर होता है और आपको जो दुश्वारी फेस करनी पड़ी, तो वो क्योंकि आप खुद स्कूल तो आपसे वाबस्ता है, लेकिन पहली दफ़ा आपका बच्चा जो है बेटा किसी सेंटर में जा रहा है और वो वहाँ आके जो उसको प्रॉब्लम फेस हुई, उसके बारे में ज़रा बताएं कि सोसाइटी में ख़ास तौर पे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो क्या उनके लिए ये डिलेमा आ गया और वो क्या ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए सब सेंटर्स का इशू तो बहुत, इस पे तो आपको अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। एक ब्रीफली आप बच्चों को जाना आना, आपके बेटे को जो बिल्कुल बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक इसका ताल्लुक, आप देखें गुलशन इकबाल में रहाइश है, ठीक है, सेंटर पड़ता है आपका सफूरा से भी आगे, जस्ट गुलशन से सफूरा, जी सफूरा ब्लॉक 7 गुलिस्तान जौहर, ठीक है, 10-12 ये आपका डाउ का ओजा कैंपस, उससे भी 10-12 किलोमीटर। अब अलमिया ये है कि पेपर है बच्चे का, 9 बजे पहुंचना है, ठीक है। हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भाई, बाइक चलाने की ना बच्चे को ना 16 साल की एज से आप लर्निंग लाइसेंस बच्चे को इशू करें। वो सड़कों के पे पकड़ रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। आप समझते हैं बच्चा यूनिवर्सिटी में भी जाएगा, माँ बाप छोड़ने जाए लेने आए, ठीक है, वो खुद चला के चला जाए, उसको बहुत अच्छी बाइक चलाना आती है, लेकिन क्या है इतनी दूर जाना। अब 9 बजे मैं गया हूँ, ठीक है, मैं वहाँ जाके उसे छोड़ा है, मैं बैठा हुआ हूँ कि मैं वापस घर जाऊँगा, फिर मुझे 12 बजे से लेने आना है, मैं वहीं होटल पे बैठा हूँ, मेरा पूरा दिन ज़ाया हो गया। स्टूडेंट लाइसेंसेस होते हैं बाहर मुल्कों में, होते हैं, हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए एटलीस्ट। अब एक बात बताएं, 18 साल की एज के बाद उसका लाइसेंस बना है, वो अगर 17 की एज में यूनिवर्सिटी में आ गया तो क्या माँ बाप छोड़ने जाए यूनिवर्सिटी, लेने जाए? हम खुद एक बसेस तो है नहीं, हम खुद इलीगल एक्टिविटी को ना गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है कि प्रमोट करती है, फिर बाद में अचानक आपका इससे फायदा भी होगा कि 16 साल की एज में लर्निंग लाइसेंस बनवाए, उसका लर्निंग लाइसेंस फीस भी आएगी जी। और आप नहीं बनाए सबका, आप उसका बनाए जिसका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, हाँ ठीक है ना, आपको आईडी चाहिए ना, स्मार्ट कार्ड जिसका बना है वो जाए, स्मार्ट कार्ड शो करे, 2 साल का लर्निंग लाइसेंस ले ले, 16-17 साल का बच्चा खुद यूनिवर्सिटी जाए, बाइक पे खुद आ जाए। अब पूरा दिन इतनी दूर सेंटर करीब होता, बोलता बेटा ये रहा सामने है तेरा सेंटर, सब पेपर देने चले मैं अपने। अच्छा शिराज साहब, एक और चीज आजकल जो है वो स्कूल वाले काफी परेशान है, वो ट्रेड वाले आ रहे हैं, SSC आ रहे हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा इस चीज में एक्सप्लेन करें कि स्कूल वाले को उसके ऊपर कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि लीगल है, वाजिबुल अदा है, थोड़ा सा ये करते हैं, वरना सारे टैक्सेस तो नहीं होंगे ना कि वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। जाहिर बात है कुछ स्कूल प्रॉफिटेबल होंगे, कुछ आमदनी ले रहे होंगे, तो उनके ऊपर क्या टैक्सेस है? उनके ऊपर सबसे अच्छी चीज है, मतलब आपने जो एक लगाया हुआ है, एंड दैट इज इनकम टैक्स, मोर देन इनफ मेरी नजर में, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो, बिजली आप इंडस्ट्रियल रेट जो फिक्स कर दिया जनरल सर्विसेज के नाम पे, वो तकरीबन इंडस्ट्रियल रेट पड़ रहा है, ठीक है ना, कमर्शियल भी नहीं, इंडस्ट्रियल रेट पड़ रहा है। वाटर आपका कमर्शियल पड़ रहा है, गैस आपको कमर्शियल पड़ रही है, और जहां स्कूल देखते हैं आके गैस काट रहे हैं,
जी ठीक है ना? मैंने खुद ये फेस किया, मेरे पास 2 गैस के कनेक्शंस थे, क्योंकि हम जनरेटर रन कर रहे होते थे पहले, तो हम लोगों ने जो है वो फिर एप्लीकेशन दी कि जी हमारा आप मीटर ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब हम ना जनरेटर्स चला रहे हैं, ठीक है जी, और आप लिहाजा इसको कट कर दें। तो आप मैंने- खुद सोचें, गर्मी इतनी हीट स्ट्रोक हो रही, गवर्नमेंट कहती है जनरेटर रखो, जनरेटर रखो, तो वो कहते हैं कि अब उसमें क्या पेट्रोल से, इतने महंगे पेट्रोल से चलाएं? Who's going to pay for it? स्कूल के एक्सपेंसेस सिर्फ आप ही काउंट कर लेते हैं, फीस है, सैलरीज हैं, बिल्स हैं, भाई कितने। आप मुझे एक बात बताइए, सब छोड़िए, सेंटर्स पढ़ते हैं, बाहर के स्कूलों के बच्चे आते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही। तोड़ फोड़ होती है, 10 मसले होते हैं, चलिए वो छोड़ दीजिए। हर इलेक्शन, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, स्कूल में आप बना देते हैं पोलिंग बूथ, सियासी पार्टी वाले आते हैं, कैमरे तोड़ते हैं, नल टूट रहे हैं, ये हो रहा है, इतने डैमेजेस हो रहे हैं, पूरा वक्त वहाँ बिजली यूज हो रही है, वो हमने पे करना है सारे डैमेजेस, हम सही करा रहे हैं, हमें तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं दे रहा भाई। जबकि मेरे ख्याल से हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे जो है ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, आप रोड पे टेंट लगा के पोलिंग कराएं, ठीक है ना? ये हमारी प्राइवेट, एक बंदे ने अपने रेजिडेंशियल घर में किसी को रेंट पे दिया या खुद एक स्कूल खोला है, वो उसमें रन कर रहा है, मेरे जो डैमेजेस हुए हैं वहां तो आपको पता ही, यहाँ तो इलेक्शन में वो ठप्पे लग रहे होते हैं, सारे कैमरे उतार के ले गए एक स्कूल के, जी 36-38 कैमरे, बिल्कुल ऐसे ही। एक कैमरा 6-8 हज़ार का, पूरा सिस्टम तबाह हो गया। वो जो साहब आए हैं वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, जी क्या है जी, ये फला डीसी साहब हैं, वो बैठे नहीं रहे, आप एसी चला के दो, वो 3 दिन वहां पे बैठे रहे हैं, वो 3 दिन तक सुबह दोपहर एसी बंद नहीं हुआ 1 मिनट को। एक और चीज, ये कौन पे करेगा ये सारे एक- एक्सपेंसेस? एक ऑर्डर भी आ जाता है, सर्कुलर निकलता है कि जी इनको आप एंटरटेन करें, इनके खाने पीने, इनके वॉशरूम, हर चीज का ख्याल वो प्राइवेट स्कूल उठाए। हम एक दिन उनको पहले लंच से। प्रोवाइड करें, किस बेसिस पे, कहाँ से लेंगे? फीस से आएगा ना ये पैसा, वो और कहाँ से आएगा? इवेंचुअली तालीम यहाँ से महंगी हो जाती है। मुख्तलिफ आपने सारे बोझ ना आपने एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे डाल दिए और कुछ भी नहीं किया। हमने कोशिश की आज के इस पॉडकास्ट में कि हम ये डिस्कस करें और ये बावर कराने की कोशिश करें इदारों को और पेरेंट्स को भी कि स्कूल की फ़ीस बढ़ने की वजह ना स्कूल खुद नहीं होता, ये सारे एक्सटर्नल जो है इश्यूज़ हैं, प्रेशर्स हैं, जो कि हर साल स्कूल की फ़ीस को ना इंक्रीज़ करने में जो है ना मजबूर करता है। हालांकि सिंध के प्रोविंस में 5% बढ़ाने का है, इस पे भी हमने काफ़ी दफ़ा डिपार्टमेंट से ना रब्ता किया है और उनको एप्लीकेशन दी है कि इन्फ्लेशन जो रेशो है उसी रेशो पे जो है ना स्कूल की फ़ीस भी बढ़नी चाहिए। जाहिर बात है इतने एक्सपेंसेस हैं तो वो कैसे उसको मैनेज करेगा। अनफॉर्चुनेटली इस पर हमारी कोई सुनबुन नहीं हुई है अभी तक कि जी जो है वो आप कितनी फ़ीस हर महीना बढ़ा सकते, सॉरी हर साल पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि जी शायद एक वक्त ऐसा आ जाए कि स्कूल वाला ये बोले कि हमें फ़ीस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी पे चलें। उसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि जी वो गवर्नमेंट पे ये दबाव डालें कि स्कूलों को टैक्स फ्री कर दिया जाए, या स्कूल से रिलेटेड जो भी चीज़ है। अब रिलेटेड में मेरा मतलब ये होगा जी यूटिलिटीज़ के ऊपर भी, और जो पब्लिशिंग डिपार्टमेंट्स यानी जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं, किताबें छप रही हैं, उन पे भी अगर टैक्सेशन को कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ कि जी जो है ना तालीम बहुत हद तक रीज़नेबल और अफोर्डेबल हो जाएगी उन पेरेंट्स के लिए जो कि सफ़ेद पोश हैं और अपने बच्चों को और बच्चियों को ख़ास तौर पे जो पढ़ाना चाह रहे हैं। ये जहन में रखिएगा, अगर घर की बेटी पढ़ती है तो वो अगली एक जनरेशन को जो है ना वो पढ़ा देती है। इसमें ये जुबैर ध्यान साहब रखिएगा। सब काउंट होते हैं, सिर्फ एजुकेशन में ना हम इसको जब तक कलेक्टिवली नहीं देखेंगे ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक पब्लिशर है, ठीक है, हर साल 10% रेट बढ़ाता है अपनी बुक्स के। दूसरा, हर तीसरे साल वो अपनी बुक चेंज कर देता है, रिवाइज्ड एडिशन के नाम पे उसके 2-3 चैप्टर चेंज कर देता है ताकि पुरानी बुक्स यूज ना हो सकें, बिल्कुल ऐसे। यूज्ड बुक्स ना ले ना कर सकें, सके। ठीक है। गवर्नमेंट को ये रोकना है कि भाई आपने एक बुक लागू की है, 10 साल तो चलाओ, 15 साल तो चलाओ, हर तीसरे साल उसको रिवाइज्ड एडिशन मत दो, ताकि वो इसलिए करते हैं कि लोग वो यूज्ड बुक खरीद के सस्ते में अपने बच्चे को ना पढ़ा ले, हमारी किताबें बिकती रहे। आई थिंक कि जी ये जो है इसको 5 ईयर प्लान के तहत एटलीस्ट चलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इतनी इनोवेशंस और इतनी जिद्दत आती जा रही है तालीम के अंदर ना
कि हम उसको अगर एटलीस्ट उसको 5 साल के ब्रैकेट में भी रखें, आप तो it will अगर be good. उसको साइंस सब्जेक्ट्स रखना चाहें, चलिए उससे रख लिए, उर्दू को, हाँ, इंग्लिश को, इस्लामियात को, literature. पाकिस्तान स्टडीज को, बिल्कुल ऐसा। आप हर 3 साल बाद ऐसा ही। रिवाइज एडिशन नहीं दे मैथमेटिक्स में सकते। भी अब कोई ऐसी जिद्दत मुझे नजर नहीं आ रही कि हर जो 3 है साल वो- बाद रिवाइज एडिशन गलत है, ज्यादती है ये। एटलीस्ट आप साइंस और जो कंप्यूटर साइंस जो है, यानी आईटी रिलेटेड, जो ये एक साइंस और एक आईटी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, अगर इसमें जब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, अगर हर साल आ रही है तो हर साल चेंज हो, ऐसी कोई कबाहत नहीं है इसके अंदर। लेकिन सोशल स्टडीज मेरे ख्याल से कोई ऐसा जितनी कोई दरियाफ्त फ्रीक्वेंटली हो नहीं रही कि जी जो सोशल स्टडीज की बुक हर साल 2 साल पर रिवाइज एडिशन आ रहा हो। लिटरेचर भी आई गेस वही चल रहा है, क्योंकि हम उस पर पुरानी जो है चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्यूमुलेट होकर के तालीम को सस्ता करेंगी, और जो एक टैग लग गया है स्कूल के ऊपर कि आप माफिया हैं और सिर्फ पैसे बनाना चाहते हैं, वो कब होगा इसके ऊपर। कोई भी खुशी से देखे, एक आदमी स्कूल खोलता है, वो यही चाहता है कि जी वहाँ बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आए, वो बच्चे को स्कूल से निकालना नहीं चाहता, वो चाहता है मेरे पास बच्चे आए, पढ़े, ज़्यादा बच्चे आए, वो उससे मुस्तफ़ीद हो। लेकिन माहौल और हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि जी जो है वो आए दिन लड़ाई हो रही होती है। जाहिर बात है पेरेंट्स के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो वो जब उसकी जेब से पैसा निकलता है तो वो फिर सारे महीने का गुस्सा उसी वक्त आके निकालता है जब वो अपनी फीस काउंटर पे आके जमा करवा रहा होता है, चाहे वो बैंक का काउंटर हो या वो स्कूल का काउंटर हो। आई गेस हमें माहौल को बेहतर करने के लिए सबको जो है अपने आप को जज करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ख़ासतौर पे एजुकेशन के वेलफेयर के लिए, हम कहाँ ये जो है इस पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैं शराज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इस डिटेल पॉडकास्ट के ऊपर हमने आज काफ़ी चीज़ों को टच करने की कोशिश की है, लेकिन आइंदा हम कोशिश करेंगे कि जी स्पेसिफिक एजेंडा बेस हम उसको करें ताकि आप उस पर फोकस और प्रिसाइज रहें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।